हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब सेहतमंद होंगे, अच्छी सेहत में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, इंग्लिश माध्यम पे हम एसएससी सीजीएल को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लॉज टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट 35 लाइव हो चुका है। ओके, तो जो मॉक टेस्ट 35 है उसी का आज हम पैसेज 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा अभी तक। अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद वीडियो पे वापस आइए। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ थॉट ऑफ द डे, दैट इज डोंट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू इंटरफेयर विद व्हाट यू कैन डू। ओके, यानी कि जो आप कर सकते हैं उसको आप, जो आप नहीं कर सकते हैं उसके साथ में दोनों चीज़ों को मिक्स मत कीजिए। है ना, कई बार होता है कि मुझे लगता है आपके फ्रेंड्स होंगे कई सारे, है ना, वो बोलेंगे यार मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता हूँ। आप बोलते हो, आप सोच रहे होंगे यार मुझसे तो सुबह 4 बजे उठा ही नहीं जाता, मतलब मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अगर सुबह 4 बजे उठता है तो हो सकता है कि वो रात को जल्दी सोता हो, या फिर वो हो सकता है कि दिन में टाइम ना दे पाता हो इंसान, है ना, व्यक्ति वो। लेकिन आप हो सकता है कि आप सुबह जल्दी ना उठ के आप दिन में ज़्यादा टाइम इफेक्टिवली दे सकते हो, या फिर आप रात को लेट नाइट। देखो, हर पर्सन का अपना अपना स्टडी का तरीका होता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल पे ज़्यादातर स्टडी के इसलिए लेते हैं क्योंकि आप सब एक एस्पिरेंट हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो आप सबका मेन फोकस होता है स्टडी का। ठीक है, तो आप किसी दूसरे की तरक्की को, कि वो क्या कर रहे हैं या वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को देख के डीमोटिवेट ना हो कि मैं तो इस तरीके से नहीं पढ़ पा रहा तो क्या पता हो सकता है मेरा सिलेक्शन ना हो। ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर एक का लर्निंग पैटर्न अलग अलग है और हर एक का तरीका पढ़ने का अलग अलग है। ओके, तो आप क्या नहीं कर सकते उस चीज़ से निराश होकर आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ से अपना ध्यान मत हटाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है मॉक टेस्ट 35 पैसेज 1। ओके, तो अभी तक के जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हुए हैं, हमने आरसी के बारे में ये डिस्कस किया है कि आपने पहले पैसेज से नहीं स्टार्ट करना, आपने जाना है सीधा क्वेश्चंस के ऊपर। क्यों जाना है क्वेश्चंस के ऊपर? क्योंकि क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि आपको किन की पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना है, कौन से की पॉइंट्स पैसेज में ढूंढने हैं। ओके, मेरी स्ट्रैटेजी ये है, हर एक टीचर की, हर एक स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है, पर मेरा मानना ये है कि अगर आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो आपको की पॉइंट्स भी पता चल जाते हैं, और पैसेज में क्योंकि इतना बड़ा पैसेज है हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि किन चीज़ों से हमें मार्क्स अटेन होंगे, किन चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। ओके, पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोमिसेस मेड बाय इंडिया एट दी COP 26। बोले COP 26 में इंडिया द्वारा कौन से बातें, कौन सी चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान दिया गया, कौन सी चीज़ों के ऊपर कौन से वादे किए गए। ठीक है, तो COP 26 क्या होता है? देखो, COP क्या होता है, ये यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क है ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, एक मीटिंग होती है सारे देशों की। ओके, वहाँ पे हर एक देश की स्ट्रैटेजी, हर एक देश की प्लानिंग, ठीक है, एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत पे इनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है कि पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप कार्बन एमिशन को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए आप क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो और जो आपने पिछले, शायद हो सकता है, देखो पिछली जो मीटिंग हुई उसमें हमने कुछ वादे किए हों, उनको पूरा करने के लिए अभी तक आपने क्या प्लानिंग करी है, क्या क्या एक्शंस लिए हैं, क्या एक्शंस लेने बाकी हैं, कितना खर्चा आएगा, सारा चीज़ें डिस्कस होती हैं। ओके, तो हमें 26 COP में क्या डिस्कस हुआ उसके बारे में जानना इंडिया की तरफ से। व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इंडिया विल हैव टू फेस इन ऑर्डर टू बिकम कार्बन न्यूट्रल। बोल रहे इंडिया को कार्बन न्यूट्रल होने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ओके, तो हमें देखना है जो इंडिया को कार्बन न्यूट्रल होने के लिए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे वो ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, Which of the following statement is not correct with respect to the strategy document?
अब एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट सबमिट कराया गया है हर एक देश द्वारा कि हमारे ये प्लानिंग है, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, कई बार इम्प्रोवाइज भी करना पड़ता है ना। आपने एग्ज़ाम की प्लानिंग करी कि अगले 10 दिन में एग्ज़ाम है, मैं अगले 10 दिन में एक दिन में मैं क्लॉज टेस्ट सारे कर लूँगा, एक दिन में पैराजम्बल कर लूँगा, एक दिन में मैं सबसे पहले मैं ग्रामर पूरी रिवाइज करूँगा 2 दिन लगा के। आपने ठीक है पूरे 10 दिन का प्लानिंग कर ली, लेकिन हुआ ये कि अब वो 10 के बजाय एग्जाम पोस्टपोन हो गया 15 दिन में, तो आपके पास 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम हो गया, तो आपको उन 5 दिन की भी स्ट्रैटेजी ऐड करनी पड़ेगी, है ना। तो स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट हम एक सबमिट कराते हैं कि जी हमारी प्लानिंग है कि हम अगले 10 साल में इस तरीके से काम करेंगे, ये हमारा फ्रेमवर्क रहेगा। लेकिन वो इम्प्रोवाइजेशन चलता है, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको एक एक चीज़ करनी है। तो बोल रहे हैं कि स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी बातें इनमें से सही नहीं है, तो हमें स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट की सारी बातों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, What steps have been taken by the government to meet the proposed target of becoming carbon neutral? बोल रहे हैं कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एक वो प्रपोज किया है, टारगेट प्रपोज किया है, ठीक है, क्या स्टेप्स दिए हैं कि हम इन स्टेप्स को फॉलो करके हम कार्बन न्यूट्रल तक पहुंच जाएंगे। कार्बन न्यूट्रल मतलब जीरो कार्बन एमिशन प्लस कार्बन एमिशन जो हो रहा है ऑलरेडी, जो हो रहा है, देखो जीरो कार्बन एमिशन तो पॉसिबल नहीं है, है ना, पर क्या किया जाता है कि अगर आप भी 100% हम सोच लो 100% हम कार्बन एमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि 50% हम कार्बन एमिट करना कम कर दें और जो 50% बाकी एमिट हो रही है उसको नेचर से हटाया जाए, एटमॉस्फेयर से हटाया जाए, ठीक है। कैसे, ज़्यादा प्लांट्स लगा के, और भी बहुत सारे तरीके होंगे जिनके बारे में हो सकता है पैसेज में एक आधा तरीका डिस्कस किया हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। एट द COP26 इन ग्लासगो लास्ट ईयर, बोल रहे COP26 जो थी ग्लासगो में हुई थी लास्ट ईयर, पिछले साल, यानी कि अभी देखो ये जो पैसेज है COP27 हुई है 2022 में, ठीक है, कितनी 22 से 6 नवंबर से लेकर 18 नवंबर 2022 में हुई है 27। तो 26 अगर हम बात करें तो ये 2021 की बात करें हम, 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी ये, ओके, स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो, वहाँ पे हुई थी। तो इंडिया ने 2 बहुत बड़े कमिटमेंट्स किए थे। क्या कमिटमेंट्स किए थे? पहला, इट प्रॉमिस्ड टू मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल फ्यूल्स बाय 2030। पहला तो ये हो गया कि उन्होंने पहला प्रॉमिस ये किया था कि वो अपनी ज़रूरत जो भी उनकी, अगर उनको 50 टन एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, एनर्जी वैसे टन में नहीं मेजर की जाती, पर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज करो 50 टन उनको एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसका 50% हो गया 25 टन। वो 25 टन, हमारी कोशिश ये रहेगी कि 2030 तक हम 25 टन जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि हाइड्रोजन हो गया, विंड हो गया, और अलग अलग सोलर एनर्जी हो गया, इन तरीकों से हम यूटिलाइज करेंगे, मतलब इन तरीकों से हम लेंगे, ठीक है। 25% अपनी ज़रूरत हम इन तरीकों से लेंगे, ओके, नेचुरल रिन्यूएबल तरीकों से। एंड दूसरा क्या प्रॉमिस किया? ट्रांजिशन टू अ नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी बाय 2070 कह रहे कि, और हमारा दूसरा का प्रॉमिस ये है कि हम 2070 तक, है ना, 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी बन जाएंगे। ट्रांजिशन मतलब हम बदल जाएंगे एक नेट जीरो कार्बन। अब नेट जीरो का मतलब होता है कि कार्बन एमिशन कम करना, ठीक है, प्लस जो एमिटेड है, अब देखो आप जीरो तो नहीं कर सकते कार्बन एमिशन, है ना, रहेगा ही कुछ ना कुछ कार्बन एमिशन तो रहेगा ही, पर जो एमिट हो रहा है उसको एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट करके उसका कुछ अलग, मतलब या तो आप उसको यूज कर लो या फिर ऐसे तरीके इख्तियार करो कि वो जो जितना हमने एमिट किया है वो अपने आप ही कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर से चला जा रहा है। अब इसमें सिर्फ कार्बन नहीं होता, ग्रीन हाउस गैसेस और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है, पॉइजनस जो गैसेस होती हैं जो हमारे अर्थ को हीट कर रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है? जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर अंदर से बढ़ा रही हैं, ठीक है, अंदर ही सूरज की किरणों को अंदर ट्रैप कर लेती हैं, वो होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो उनको हम 2070 तक बिल्कुल जीरो कर देंगे, ओके। बाय ऑल अकाउंट्स द कंट्री इज वेल ऑन कोर्स टू अचीव इट्स शॉर्ट टर्म टारगेट, बोल रहे। और अभी देखा जाए तो सारे तरीकों से हमें ये दिख रहा है कि कंट्री मतलब इंडिया जो है वो
जो उनका शॉर्ट टर्म अभी 2022 चल रहा है, तो शॉर्ट में सबसे पास में कौन सा है, 2 प्रोमिस किए हैं, 2030 का एक वादा किया, 2070 का, तो 70 तो दूर है, 2030 ही शॉर्ट टर्म हो गया। तो बोल रहे हैं हम अपने शॉर्ट टर्म टारगेट को तो अचीव करने के रास्ते पे अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इंडिया में हमने वो एक और परियोजना प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि सारी नदियों को पानी इकट्ठा किया जाए, मतलब एक उनको इंटरलिंकिंग किया जाए, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कोई भी नदी कभी ड्राई नहीं पड़ेगी। तो हम किसी भी नदी के ऊपर अगर डैम बनाते हैं तो वो हमेशा फ्लो में ही रहेगा, यानी कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स हाइड्रो एनर्जी जो है वो हमारे पास रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है अडानी ग्रुप ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए हैं विंड पावर पे, सोलर पावर पे, है ना। और सोलर पावर लगाने के लिए हम अब गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी दे रही है ना, कि आप अपने घरों में लगाइए, अपने एनर्जी को सोलर एनर्जी के ऊपर लेकर आइए, है। तो ये चीज़ें हैं। तो हम अच्छे तरीके से अपना शॉर्ट टर्म टारगेट तो अचीव करने के रास्ते पे हम सही तरीके से चल रहे हैं, ओके। अकम्प्लिशिंग द डीकार्बनाइजेशन टारगेट विल however require tackling much stiffer challenges। लेकिन जो हमारा दूसरा टारगेट है कि नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी बनना, यानी कि डीकार्बनाइजेशन वाले टारगेट पे चलना, इसके लिए हालांकि हमें ज़्यादा जो है कठोर चैलेंजेस देखने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे, ओके। यानी कि फर्स्ट तो हम अचीव कर सकते हैं, जो 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से हमने बात करी है वो तो हम आराम से अचीव कर सकते हैं, पर जो नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी बनने की लॉन्ग टर्म में बात करी है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ही तेज और कठिन चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इंडिया विल नीड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स टू बिकम कार्बन न्यूट्रल। बोल रहे इंडिया को ट्रिलियंस, है ना, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट दैट लेज डाउन द कंट्रीज स्ट्रैटेजी टू मीट इट 2070 गोल। बोल रहे ये किसने कहा, मैंने और आपने तो नहीं कहा ना ये बात कि इंडिया को ट्रिलियंस मतलब ट्रिलियंस और ट्रिलियंस रुपए की जरूरत पड़ेगी, डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने तो नहीं कहा, आपने भी नहीं कहा। ये उस डॉक्यूमेंट के अंदर में है, लिखा हुआ है, जो कि इंडिया का 2070 का जो गोल है, टारगेट है, उसको अचीव करने का एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है ना, उसके अंदर, उस रिपोर्ट के अंदर में ये बात कही गई है कि हमें इतना खर्चा आएगा। द डॉक्यूमेंट रिलीज एट द ऑनगोइंग COP27। बोल रहे ये जो डॉक्यूमेंट है ये कहाँ रिलीज गया, जो ऑन गोइंग अभी चल रही है। अब तो हम जनवरी में पहुंच गए, ये बात हो रही थी नवंबर में, यानी कि आर्टिकल पब्लिश हुआ था नवंबर में। मैंने आपको बताया 6 से 18 नवंबर तक ये चला है, 2022 तक। कहाँ पे चला है, इजिप्ट के शर्म एल शेख, ठीक है, ये जगह का नाम है, कहाँ पे, इजिप्ट में, वहाँ पे COP27, वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट रिलीज करा गया। Also notes that adapting to climate change could cost India more than 85 trillion rupees by 2030। बोल रहे हैं कि ये भी इस डॉक्यूमेंट में कहा गया कि अगर हम क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं, अब क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग क्या अडेप्ट करना है, यही एनर्जी जो हमने कंज्यूम करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना है और नेट कार्बन एमिशन जीरो करने की कोशिश करनी है। अगर हम इन रास्तों के ऊपर चलते हैं तो हमें इंडिया को मोर देन 85 ट्रिलियन रुपीस 2030 तक खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। इतना खर्चा आएगा सिर्फ 2030 तक, हमारा टारगेट है 2070 तक का, ओके। इन द पास्ट फंडिंग हैज बीन अ डील ब्रेकर इन क्लाइमेट नेगोशिएशंस। बोल रहे हैं पहले के, अगर हम अभी तक के कोई भी इतिहास देखें, जब से पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बाद से लेके अब तक में, तो फंड्स की कमी, ठीक है, वो एक डील ब्रेकर साबित हुआ है क्लाइमेट नेगोशिएशंस में, ठीक है। डील ब्रेकर क्या चीज होती है, जैसे आप सपोज करो कि आप शादी के लिए देखने जा रहे हैं लड़की, ठीक है। अब आपने बोल दिया कि भाई मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, मैं उसके साथ में रिश्ता नहीं तोड़ सकता, हम दोनों अभी भी। लड़की को आपके शराब पीने से, सिगरेट पीने से, कुछ नॉनवेज खाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको इस चीज़ से दिक्कत है कि आप अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ में अभी भी रिलेशन रख रहे हैं, ठीक है। वहीं लड़की बोलती है कि मैं जी अपने फ्रेंड्स के साथ में पार्टी वगैरह करती हूँ,
मुझे ड्रिंक करना पसंद है और मैं साड़ी वगैरह पहनना नहीं पसंद करती। तो आपके लिए चलो फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना एक्सेप्टेबल था, ठीक है, आपने ड्रिंक करना भी एक्सेप्टेबल किया, लेकिन आपको ये चीज़ नागवार गुजरी कि भाई घर में तो मेरे माँ बाप भी हैं, अब घर में शॉर्ट ड्रेसेस पहन के तो नहीं घूम सकते, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए क्या था, वो दोनों पॉइंट्स क्या थे, डील ब्रेकर थे, यानी कि आप और चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते पर ये चीज़ें जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फंड्स जो है ना, वो किसी भी क्लाइमेट नेगोशिएशन में फंड्स जो है, फंडिंग जो है वो एक डील ब्रेकर का काम करने लगी है, ठीक है। यानी कि अभी तक की जितने भी कोई भी नेगोशिएशन हुए उनमें अगर कोई नेगोशिएशन टूटा है, ठीक है, नहीं डील बन पाई, नहीं बात बन पाई, वो इसी वजह से कि फंड्स नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट एमिटर कुड हैव इट्स टास्क कट आउट। बोल रहे यही एक कारण है कि जो इंडिया जो है वो दुनिया की थर्ड हाईएस्ट एमिटर है, यानी कि तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एमिट करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वो एमिट करती है। और इसकी मुश्किलें, टास्क कट आउट मतलब मुश्किल बढ़ाना, ठीक है, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देना काम को, ठीक है, तो उसका टास्क और मुश्किल बन जाता है। But there's another takeaway from the document which the negotiators at Sharm el-Sheikh बोल रहे, एक और पॉइंट है, टेक अवे है। टेक अवे क्या होता है, आज जो आप लेकर जाते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है डॉक्यूमेंट के अंदर जो कि नेगोशिएटर्स जो भी बातचीत कर रहे हैं वहाँ पे वार्ताकार हैं, कहाँ पे, शर्म अल शेख, इजिप्ट, स्पेशली दोज फ्रॉम द रिच कंट्रीज, और ख़ास करके वो जो अमीर देशों से हैं, ठीक है, वो डू वेल टू नॉट मिस आउट ऑन, और जो चाहते हैं कि वो इसको छोड़े ना, मतलब वो कुछ भी करेंगे पर इस पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं। वो क्या है, अ बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो इन फंडिंग। बोल रहे हैं कि जो अभी तक होता आया है, बिजनेस एज यूजुअल मतलब कि जो अभी तक परिस्थितियां बनती आई हैं कि हाँ जी, दो देशों के बीच में बात हो रही थी, ए था बी था, इन दोनों के बीच में अच्छी बात हो रही थी, अच्छे दोनों अच्छा लॉन्ग चल रहे थे, लेकिन बात आ गई पैसे की और दोनों ने रास्ता बंद कर दिया, डील बंद कर दी। तो अभी तक तो यही चलता रहा, बिजनेस एज यूजुअल मतलब अभी तक तो यही चलता रहा, जैसे कि हमने पिछली लाइन में पढ़ा। तो ये जो सिनेरियो है फंडिंग की कमी की वजह से would seriously imperil the Paris Pact's goal of keeping temperature rise down to 1.5 degrees Celsius। बोल रहे हैं कि इसकी वजह से सीरियसली इम्पैक्ट होगा। क्या चीज़ इम्पैक्ट होगी, जो पेरिस पैक्ट है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जिसका कि मकसद था कि टेम्परेचर राइज जो है वो बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस रखा जाए, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाए टेम्परेचर राइज, ठीक है। तो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब अमीर देशों को क्यों इसके बारे में, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके लिए फंडिंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दुबई के पास बहुत पैसा है, उसको फंडिंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि हम फंड्स कहाँ से लाएंगे, ये कहाँ से लाएंगे। तो अब जो हमने जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं, तो अगर वो दुबई ही इसको यूज़ कर लेता है या फिर दुबई ही हमारी हेल्प करने के लिए कहीं कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बनता है, या तो वो अपने देश में इस्तेमाल कर ले कम से कम, तो उनके देश की एमिशन कम हो जाएगी, या फिर हमारे साथ वो किसी एग्रीमेंट में आते हैं और हेल्प करने के लिए एग्री करते हैं, तो उनको जो भी फायदे होंगे उस वजह से इन चीज़ों को देखा जाए। क्योंकि अगर एक भी कंट्री, देखो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, अगर एक भी कंट्री काम करने में कामयाब हो जाती है तो दूसरियों के लिए वो रास्ता बन जाएगा। आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप हर गलती खुद तो नहीं करके देख रहे, कुछ गलतियां आपके भाई बहनों ने, बड़े जो सीनियर्स हैं उनने करी होंगी, कुछ आपके सीनियर्स ने करी होंगी, कुछ आपके फ्रेंड्स ने करी होंगी, सबकी गलतियों का मिला जुला एक मिक्सचर आप लेके चलते हैं ना, कि उसने ये चीज़ करी तो मैं ये ना करूँ, और कुछ लोगों ने अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करी होंगी तो आप उनको लेके चलेंगे, राइट। तो आपके पास ये टास्क है कि हमने एक हमने डॉक्यूमेंट बना के दिया है, उसमें कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं जो अगर दूसरे देश भी एक्सेप्ट करते हैं तो उनके लिए भी फ़ायदा होगा, और जिससे हम पेरिस पैक्ट के जो कुछ टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। The strategy document does not specify mid-term targets or goals। पूरे स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट जो हमने अभी डिसीज डॉक्यूमेंट की अभी तक बात करी है, जो करंट COP 27 में रिलीज किया गया है, उसमें एक चीज नहीं स्पेसिफाई करी गई है, वो है मिड टर्म टारगेट्स और गोल। यानी कि हम बात करें 2070 की, ठीक है, तो 2070 से पहले 2030 भी आएगा, 2035 भी आएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे ईयर्स आएंगे। तो क्या उन तक के टारगेट्स हम सीधे 2070 में पहुंच तो नहीं जाएंगे ना, बीच में छोटे छोटे टारगेट्स हमें सेट करने होंगे। आपका मिशन है
यूपीएससी 2000 सपोज करो अभी 23 चल रहा है 24, ठीक है, तो यूपीएससी आप 2024 के लिए सीधा वहीं पे जाके एग्जाम देने तो नहीं बैठोगे। आप टारगेट के अगले 6 महीने में मैंने 6 सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर करने हैं और फिर मैं दूंगा इन 6 सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद बाकी के 4 महीने मैंने बचे हुए 5 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं और फिर मैं दूंगा उनके मॉक टेस्ट। फिर जो लास्ट का 1 मंथ है उसमें मैं करूंगा रिवाइज, ठीक है। ये आपने अपना टारगेट सेट करा है, तो ये शॉर्ट टर्म ब्रेकेज हो गया। तो बोल रहे हैं कि मिड टर्म टारगेट्स या गोल्स इस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं। हाउएवर द गवर्नमेंट्स अदर पॉलिसीज डू ऑफर इनसाइट इनटू द नेट जीरो पाथवे। पर वो कह रहे हैं कि हालांकि गवर्नमेंट के कुछ अदर पॉलिसीज हैं, ठीक है, जिनकी वजह से, जिनको देखकर हमें जो हमारा नेट जीरो का रास्ता है उसका दर्शन होता है। दर्शन इन द सेंस कि उसकी क्लैरिटी मिलती है, ठीक है, उसके ऊपर हमें क्लैरिटी मिलती है। The National Hydrogen Mission launched in 2021 for instance aims to make India a green hydrogen hub। और इसी रास्ते में जो हम बोल रहे हैं ना कि उस पर हमें क्लैरिटी थोड़ी सी मिलती है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हुआ था 2021 में, वो भी जो है वो इंडिया को एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की तरफ, मतलब उसका मकसद है, उसका मकसद है इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का, ठीक है। The country also has clean energy plans such as 20% ethanol blending with petrol to burn less fossil fuel by 2025। बोले कंट्री का एक और प्लान भी है, क्लीन एनर्जी प्लान जिसको बोलते हैं। उनमें क्या शामिल है जी कि हम इथेनॉल ब्लेंडिंग का यूज करें। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है कि देखो हमारी शुगर केन इंडस्ट्री जो है ना उसका बाय प्रोडक्ट होता है इथेनॉल, ठीक है। इंडिया में शुगर केन प्रोडक्शन काफ़ी होती है, तो यानी कि हमारे पास इथेनॉल काफ़ी मात्रा में। अब अगर पेट्रोल के अंदर अगर 20% 18 to 27.5% तक हम इथेनॉल ब्लेंड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, जिससे हमारे जो मोटरसाइकिल स्कूटर्स वगैरह हैं वो इस फ्यूल के ऊपर चलेंगे। अब आपने अगर 1 लीटर पेट्रोल डाला है, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में अगर आपने 27 मान लो 20 आपने 20 मिलीलीटर आपका ये है, तो आपको जो प्राइस देनी पड़ी वो 1 लीटर की नहीं देनी पड़ी ना, 80 ml की, 800 ml की देनी पड़ी ना, ठीक है। तो 800 ml की आपने प्राइस दी है पेट्रोल की, यानी कि आपकी जेब के ऊपर भी कम खर्च आएगा। जब हम हमारे यहाँ पे अगर एनर्जी पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो जाएगी तो हमें बाहर से पेट्रोल एक्सपोर्ट करना कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है, हमारे फंड्स जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो खाली नहीं होंगे एकदम से, ठीक है। तो हम कोशिश करने वाले हैं कि 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग करें पेट्रोल के साथ में, जिसके फॉसिल फ्यूल जो है 2025 तक कम एमिट हो, ठीक है, कम खर्च हो, ठीक है। अब बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज तो इस टेक्नोलॉजी का यूज कर ही रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग का। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें आई गेस ब्राजील सबसे आगे है, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को यूज करने में, ओके। तो हाँ, उन्होंने 27% तक का टारगेट अचीव कर लिया है अभी तक, ठीक है, और 27.5 तक ही हम कर सकते हैं। And an electric vehicle project has been on government's anvil फॉर एटलीस्ट 5 years। और बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोजेक्ट है वो भी गवर्नमेंट की, एनविल क्या होता है, एनविल होता है एक, आपने देखा होगा ना जिसमें कॉबलर अपने जूते बनाता है, लोहे का होता है, उसको बोलते हैं एनविल। लेकिन उसके ऊपर नहीं रखा हुआ हमने उसकी गवर्नमेंट की लिस्ट में शामिल है, ओके। पिछले 5 सालों से इस गवर्नमेंट की लिस्ट में शामिल है क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट और ये इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जो हमने बात अभी करी। यूजिंग सेवरल ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज will require industries to make large scale changes। बोल रहे इनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज करके जो इंडस्ट्रीज को बहुत बड़े पैमाने पे चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग की, अभी तक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो करंट एग्जिस्टिंग मोटर मैकेनिज्म है ये उसके ऊपर चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इन फ्यूचर हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं जिसमें 50% इथेनॉल प्लस 50% फ्यूल हो, ठीक है, तो हो सकता है कि इंडस्ट्रीज को इसके ऊपर चेंजेस करने पड़े। अपना जो मोटर मैकेनिज्म है किसी भी स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, स्कूटी का,
या कार का, है ना, उसके मोटर मैकेनिज्म में कुछ चेंज करने पड़े। इथेनॉल का कुछ अपना बाय प्रोडक्ट हो, उसके बर्न होने से कुछ अपना बाय प्रोडक्ट रहता हो जो हो सकता है क्लॉटेज बना दे, तो उसको रिमूव करना पड़े, है ना। तो उनकी टेक्नोलॉजी को, इंडस्ट्रीज को कुछ लार्ज स्केल चेंजेस करने पड़ सकते हैं अगर हम इन तरीके की टेक्नोलॉजीज का यूज करें तो। Electricity's share in industrial energy will have to multiply 3-fold by 2070। कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो शेयर है कहाँ पे, इंडस्ट्रियल एनर्जी में, यानी कि इंडस्ट्रीज के द्वारा जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, वो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 गुना। यानी कि अभी अगर 100 यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका 3 गुना यूज़ होएगा, यानी कि 300 यूनिट यूज़ होएगा पर डे का, कब तक, 2070 तक, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन 4 व्हीलर शुड कंस्टिट्यूट 70 to 80% ऑफ द रोड ट्रैफिक। बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले 4 व्हीलर्स यानी कि गाड़ियां वगैरह हैं, वो रास्ते पर अगर आज की डेट में अगर सड़क पे 100 गाड़ियां चल रही हैं तो उसमें से 70 से 80% गाड़ियां जब तक इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं होंगी तब तक हम इन चीज़ों को टैकल नहीं कर सकते। कुछ तरीके बता रहे हैं, कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से हम अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। द रीसेंट इम्पेटस on renewables could mean that such electricity is from a clean source। और जो recently हमने renewable energies के ऊपर बात करी है ना, recent जो इसको खतरे में डालने वाली बात करी है, तो इस चीज किसको खतरे में डालने वाली बात करी है हमने, अपनी नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज को। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो ये हम एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन 4 व्हीकल होने चाहिए, या फिर इंडस्ट्री को अपने ज़्यादातर जो यूजेज है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर करना चाहिए, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से या क्लीन सोर्सेज से ही आएगी। हाउएवर चाइना डोमिनेट्स द मार्केट ऑफ मोस्ट एसेंशियल्स इन द ईवी सप्लाई चेन। लेकिन चाइना जो है वो ज़्यादातर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सप्लाई चेन है, ठीक है, यानी कि 4 कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती हैं, ठीक है, उनमें से 3 कंपनियां जो मेजरली हैं जो दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचती हैं, वो सपोज करो कि 3 कंपनियां मेजरली चाइना की। अब हमारे ऑप्शन उतने लिमिट हो जाते हैं क्योंकि अभी तो हम चाइना के साथ में कोई डीलिंग्स वगैरह कम कर रहे हैं ना, सपोज करो कि हम बंद ही कर दें उनके साथ में डीलिंग करना, तो हमारा फिर ऑप्शन क्या बच जाता है, सिर्फ एक कंपनी। अब वो एक कंपनी तो अपनी मनमर्जी का दाम भी लगा सकती है और हमें नहीं पता कि वो कितना अच्छी क्वालिटी का देगी नहीं देगी, है ना। तो बोल रहे हैं कि चाइना जो है वो डोमिनेट करता है, यानी कि चाइना का दबदबा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सप्लाई चेन है उसमें, ठीक है। That's perhaps one reason the strategy document is alive to scenarios। तो बोल रहे हैं कि यही शायद ये भी एक कारण हो सकता है जिस वजह से जो स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हमने अलाइव टू सिनेरियोज का मतलब कि उस पर अभी तक हमने बिल्कुल फॉसिल फ्यूल को खत्म करने की बात नहीं करी है, अभी तक हमने उसमें फॉसिल फ्यूल्स के यूज को जीवित रखा है, ठीक है। कंटिन्यू टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एनर्जी मिक्स, यानी कि हम जो जितनी भी एनर्जी को कम, ग्रीन हाउस एमिशन कम करने की बात करें, एनर्जी हम रिन्यूएबल एनर्जी पे चले जाएंगे उसकी बात करें, लेकिन हम ये करें कि हमने 50% की बात करी है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा डोमिनेशन इसमें चाइना का है, ओके। तो चाइना का डोमिनेशन है विच मीन्स कि हम पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल्स को मना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये करें कि हम ब्लेंडिंग कर देंगे, हम बात कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी पे ले आएंगे 70 to 80%, लेकिन 20 to 30% अभी भी चांसेस हैं कि वो रहेंगे फॉसिल फ्यूल के ऊपर, ओके। इट टॉक्स ऑफ यूजिंग मेथड्स सच एज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। एक कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज का एक तरीका होता है। इसमें क्या होता है, देखो हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पता नहीं कितने कितने तरीके की कार्बन निकलती है, राइट, उनका बाय प्रोडक्ट है ये, ठीक है। अब अगर हम देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ठीक है, हम इसमें से कार्बन पकड़ लें
तो अब क्या बची, सिर्फ ऑक्सीजन बची, O2 ऑक्सीजन, ये गई एटमॉस्फेयर में, हमने कार्बन को पकड़ के स्टोर कर लिया। अब हमने इसको स्टोर करा, अब हमारे ये कहीं और काम आ सकती है, किसी भी तरीके के काम आ सकती है, ठीक है। हमें ये चीज़, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देना होगा। अब ये टेक्नोलॉजी भी कुछ कंट्रीज़ के पास है जिनके पास में बहुत अच्छे से वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि आप सारी रिसर्च जो है खुद नहीं करते, ठीक है। क्या करते हो, नॉलेज ट्रांसफ़र। नॉलेज ट्रांसफ़र क्या हुआ कि मैंने कोई रिसर्च करी, ठीक है, मुझे पता है कि इससे सोसाइटी का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, उसके नॉलेज डॉक्यूमेंट बना के, मैंने अपना ज्ञान, मैंने डिमांड करा, आप मेरे पड़ोसी हो, आपने बोला कि यार आपने टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी इस्तेमाल करी, आप मुझे भी बता दो। मैंने कहा ठीक है, 50 लाख दे दो, टेक्नोलॉजी ले जाओ, पर शर्त ये है कि आप आगे भी। अब मेरे पास देखो, मेरे पास भी नॉलेज है उस टेक्नोलॉजी का। कल को वो बंदा अगर मना कर दे कि मैंने नहीं किसी और को बताना, पर मेरे पास तो है, मैं किसी और को भी बता सकती हूँ वो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉलेज ट्रांसफ़र। दीज टेक्नोलॉजीज, तो कार्बन कैप्चर करके उसको स्टोर करने का एक तरीका है, इस तरीके को यूज़ करना, टू रिमूव ग्रीन हाउस गैसेज बिफोर दे एंटर द एटमोसफेयर। इस तरीके से हम ग्रीन हाउस गैसेज हटा सकते हैं इससे पहले कि जो उनका बाय प्रोडक्ट है वो एटमोसफेयर में फैले, ठीक है। दीज टेक्नोलॉजीज आर करेंटली एक्सपेंसिव एंड ऑफ अनसर्टेन यूटिलिटी। बोल रहे ये जो टेक्नोलॉजीज हैं बहुत एक्सपेंसिव है और इनकी यूटिलिटी यानी कि इनका यूज़ जो है, किस तरीके से हम इनको यूज़ करें, किस तरीके से हम इनका यूटिलाइज करें, वो भी अनसर्टेन है, यानी कि वो क्लियर नहीं है। मैंने बोला ना कि कार्बन हम पकड़ लें, उसको स्टोर कर लें, लेकिन अब हम कार्बन का क्या करें जो पकड़ी हुई है, ये हमें अभी सुनिश्चित नहीं कर पाए, ठीक है। इसको कैसे यूटिलाइज करें ये हम सुनिश्चित नहीं कर पाए। दैट सेड, इन रीसेंट टाइम्स CCS क्या हो गया, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज has become a key constituent of decarbonization strategies। बोल रहे ये देखकर जो कार्बन कैप्चर और स्टोरेज है ये सबसे बड़ा, एक सबसे मेजर फैक्टर उभर कर आया है डीकार्बनाइजेशन स्ट्रैटेजीज में, ठीक है। यानी कि डीकार्बनाइजेशन के लिए हम पेड़ लगा रहे हैं, उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, कार्बन कैप्चर करके उसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। कौन से देशों में काम में आया, ऑफ कंट्रीज सच एज UK, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड। इंडिया शुड फाइंड वेज टू मेक नॉलेज ट्रांसफर्स इन दीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पार्ट ऑफ इट्स ट्रेड पैक्ट्स विद रिच कंट्रीज। बोल रहे इंडिया को ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिनमें वो मेक श्योर करे, क्या मेक श्योर करे कि नॉलेज ट्रांसफर, जिसकी मैंने अभी आपको बात बताई थी कि टेक्नोलॉजी हर कोई अपनी अपनी नहीं डेवलप करता, कुछ रिसर्च मैंने करी, कुछ आपने करी, आप मुझे उस अपनी रिसर्च के बारे में बताओ, मैं अपनी रिसर्च के बारे में आपको बताऊं, ठीक है। अब उसमें दोनों का फायदा भी देख लिया जाए। मैंने बोला कि मेरे को 50 लाख चाहिए, आपने बोला मुझे 70 लाख चाहिए, ठीक है। अगर पैसे बनते ही है बात तो मैं आपको दे देती हूँ, आप मुझे दे दो, और फिर हम एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को स्टडी कर लें और उनका यूज़ करें, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इंडिया को ऐसे तरीके निकालने पड़ेंगे जिसके साथ में वो रिच कंट्रीज के साथ में अगर कोई भी ट्रेड यानी कि कोई भी लेन देन का, व्यापार का समझौता करे तो उसमें नॉलेज ट्रांसफर ऐसी टेक्नोलॉजी का ज़रूर मेंशन हो, ठीक है। रिलीजिंग द स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट, एनवायरमेंट मिनिस्टर, जो इस डॉक्यूमेंट को रिलीज करते वक्त एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव अंडरलाइन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न, उन्होंने बहुत जोर देकर इंडिया की जो एनर्जी की सिक्योरिटी है उसके ऊपर चिंता जाहिर करी, ठीक है। इंडिया पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, पर कैपिटा क्या होता है, साल भर में हम 100 यूनिट्स हम एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, मान लो, और हमारे पास पॉपुलेशन है 500 की, तो पर कैपिटा क्या होगा, ये 100 को 500 के द्वारा डिवाइड कर दो 1/5, और वो पॉइंट्स में कुछ वैल्यू आएगी कि हर एक पर्सन जो है इतनी एनर्जी एक साल में यूज करता है, ठीक है। तो इंडिया के जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो बेयरली 10th ऑफ द USA, यानी कि USA हमसे 10 गुना ज़्यादा करता है, हम उनका 1/10 करते हैं यूज़, ठीक है। और क्या है USA, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एमिटर, इंडिया क्या है, वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट। अब देखो USA हमसे 10 गुना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, फिर भी हम 3rd हाईएस्ट है, ठीक है। the country cannot afford to forego its developmental imperatives। बोल रहे हैं हम लोग
इस चीज़ का देखो, एनर्जी कम यूज़ करनी है या रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना है, कार्बन एमिशन कम करना है, इस सब चक्कर में हम अपने जो डेवलपमेंट, यानी कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, इससे हमें डेवलप्ड कंट्री में आने के लिए रोज़ प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, साल प्रतिदिन साल हमें डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो हम अपने डेवलपमेंट के जो फोकस, की पॉइंट्स, की एरियाज हैं, हम उनको फॉरगो नहीं कर सकते, उनको हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। स्पेशली सिंस दैट इन्वॉल्व्स लिफ्टिंग और ख़ास तौर पे तब जब हमारे जो डेवलपमेंट के जो प्लान्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लान क्या है, लिफ्टिंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लेवल्स। अभी आपको पता है इंडिया का जो ज़्यादातर पॉपुलेशन का लेवल है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा है, तो हमारा मेन मकसद ये भी है कि हम उन सबको पॉवर्टी लाइन के ऊपर लेकर आए, ठीक है। That's why addressing the climate problem can no longer be postponed। और ये भी एक कारण है कि क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है इसको हम और डिले नहीं कर सकते और पोस्टपोन नहीं कर सकते। The solution to the crisis must be found without the poor having to do the heavy lifting। बोले इन सभी जो भी क्राइसिस अभी आ रहा है, ठीक है, उन सब का हमें ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि उसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो दबते ना जाएं, ठीक है, यानी कि गरीब जनता के ऊपर सारा भार ना पड़े, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोमिसेस मेड बाय इंडिया एट COP26। ये कौन सी की बात हो रही है, जो ग्लासगो में हुआ था। क्या क्या प्रोमिसेस किए गए थे कि 50% हम एनर्जी जो है वो अपनी रिन्यूएबल फ्यूल से लेंगे, कब तक, 2030 तक। और दूसरा क्या क्या था कि 2070 तक हम अपना जो ट्रांसमिशन है नेट ज़ीरो कर देंगे कार्बन का, ठीक है। ये दो प्रोमिसेस किए गए थे। तो पहला, टू मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल फ्यूल्स बाय 2030, सही है ये। टू मेक लार्ज स्केल चेंजेस इन फॉसिल फ्यूल सो एज टू सपोर्ट EV मैन्युफैक्चर। बोले फॉसिल फ्यूल के यूज़ में हमें बहुत बड़े पैमाने में चेंज करने पड़ेंगे ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट कर सकें। ये तो हमारा नहीं था प्रॉमिस। टू मेक, तो ये गलत हो गया। टू मेक ट्रांजिशन टू अ नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी बाय 2070, ठीक है, ये भी सही है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही है, यानी कि ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। What are the challenges that India will have to face in order to become carbon neutral? कार्बन न्यूट्रल की बात हो रही है यहाँ पे। कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला, फाइंडिंग वेज टू मेक नॉलेज ट्रांसफर इन दीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पार्ट ऑफ इट्स ट्रेड पैक्ट विद रिच कंट्रीज। अब ये कार्बन न्यूट्रल के लिए करना पड़ेगा फेस, या फिर ये हमें वहाँ से नॉलेज लेने के लिए फेस करना पड़ेगा, ठीक है, जो नई टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर। तो ये नई टेक्नोलॉजीज के नॉलेज के ऊपर है, तो ये तो नहीं होगा। रिमूविंग ग्रीन हाउस गैसेज बिफोर दे एंटर द एटमोसफेयर, ये हमारे लिए चैलेंज है। ग्रीन हाउस गैसेज को एटमोसफेयर में एंटर करने से पहले नहीं, इसका तो हमारे पास ऑलरेडी प्लान है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। टू डोमिनेट चाइना इन द डोमेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सप्लाई चेन, क्या हम चाइना को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सप्लाई चेन में हराना चाहते हैं, ये हमारा मकसद है, इसलिए ये हमें चैलेंज फेस करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स, पैसा, हमने बात करी कि फंडिंग की जरूरत है हमें, ठीक है, और फंड्स की बात आते ही डील ब्रेक हो जाती है। Which of the following statement is not correct with respect to the strategy document? बोले इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, पैसेज नहीं, स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। इट लेज डाउन द कंट्री स्ट्रैटेजी टू मीट इट्स 2070 गोल। बोले 2070 का गोल अचीव करने के लिए वो उन्होंने स्ट्रैटेजी बताई है, तो अभी तो उसकी बात तो नहीं हुई है ना, उसकी बात तो हुई है, जाहिर सी बात उसकी बात हुई है, हमें नॉट करेक्ट वाला ढूंढना है। द स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट पुट आउट द मिड टर्म टारगेट। अब हमने डिस्कस किया था कि उन्हें मिड टर्म के बारे में कोई बात नहीं करी कि मिड टर्म तक आपका क्या टारगेट है, उसकी कोई बात नहीं करी, ठीक है, तो ये गलत है कि इसने बोल रहा है कि पुट आउट मतलब उन्हें दिया है, ठीक है, और पर हमने तो पढ़ा था कि उसने नहीं दिया है, तो यानी कि ये इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What steps have been taken by the government to meet the proposed target of becoming carbon neutral? पूरे गवर्नमेंट ने कार्बन न्यूट्रल बनने का जो प्रपोज टारगेट दिया है उसके लिए कौन कौन से कदम हैं जो नीचे दिए गए हैं वो सही है, ठीक है। लॉन्चिंग ऑफ नेशनल हाइड्रोजन मिशन इन 2021 सही है, हमने पढ़ा था कि ये जो हमने लॉन्च किया था ये भी इसी मिशन का पार्ट है,
द क्लीन एनर्जी प्लान इन प्लेस टू बर्न लेस फ्यूल फॉसिल फ्यूल बाय 2025। ये भी सही है, हमने पढ़ा था ये चीज़ भी कि 2025 तक हमने एक क्लीन एनर्जी प्लान बनाना है जिससे फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन कम हो जाए। An electric vehicle project has been on table for at least 5 years। बोले इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक प्रोजेक्ट है जो अभी तक हमारी लिस्ट में शामिल है कम से कम पिछले 5 साल से। ठीक है, ये भी सही है, हमने ये भी पढ़ा था। तो 1, 2, 3 सारे करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक, आज के सेशन में इतना ही। मॉक टेस्ट 35 की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ऑलरेडी आपको अपलोड कर दी गई है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जाके पीडीएफ देखिए, पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। ओके, और आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने का, दोनों का मिल जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि आप अगर सेहतमंद रहेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ओके, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद पैसेज 2 एंड क्लॉज टेस्ट। ओके, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके।